हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में जाना, और एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक केस पढ़ा था हम लोग पाकिस्तान से रिलेटेड के केस के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इसमें हम दो दो केस पढ़ेंगे, एक चाइना का, एक मैक्सिको का पढ़ेंगे। ठीक है, चाइना और मैक्सिको का केस पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे क्या वहाँ एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन मतलब क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। तो ये तीन तीन या चार पार्टी के बीच में कंपटीशन चलता है इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन होता है। तो ठीक है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन होता है। मतलब हर 5 साल 10 साल पर क्या है, पार्टी जो हमारे जो पार्टी है वो चेंजेज होते हैं, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी तो कभी आप, तो ऐसे ऐसे चेंजेस आते रहती हैं। तो ये क्या क्या ये फ्री एंड फेयर हमारे इंडिया में तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। तो क्या हम लोग जो दो केस पढ़ने वाले चाइना और मेक्सिको में, तो क्या यहाँ ये फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है? तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाइना का केस में। चाइना में क्या होता है? इन चाइना इलेक्शन शुड बी हेल्ड, इलेक्शन वहाँ होता है इन एवरी 5 ईयर्स, मतलब हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। और हम लोग इलेक्ट भी करते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, मतलब वहाँ के पार्टी का जो नाम है वो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अगर उस पार्टी का मेंबर बनने के लिए, उस पार्टी का लीडर बनने के लिए क्या जरूरी है? टू बी पार्ट ऑफ इट ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब इस पार्टी का लीडर बनने के लिए आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए, तभी आप इस पार्टी का लीडर बन सकते। तो मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से क्या हो गया, हम जैसे हमारे इंडिया में क्या, आपको बीजेपी का मेंबर बनना है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको कांग्रेस का या किसी और का अप्रूवल चाहिए, नहीं। तो आप यहाँ क्या, किसी का, या तो आप किसी के मेंबर भी बन सकते हैं उस बेसिस पे, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना खुद का एक पार्टी बना सकते हैं। लेकिन चाइना में क्या था कि नेशनल पीपल कांग्रेस का लीडर बनने के लिए आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए था। तो ये क्या था? फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल नहीं था। मतलब फ्री एंड फेयर मतलब आप अगर लीडर बन रहे हैं, अगर आप कुछ भी करवा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा इंडिया में क्या है कि हम कोई भी कभी भी कोई भी पार्टी बना सकते हैं और हम खड़ा हो सकते हैं इलेक्शन में। बट चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना में अगर नेशनल पीपल कांग्रेस का लीडर बनना है तो आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए था। ठीक है, ये था चाइना का केस। दूसरा है फ्री एंड फेयर केस ऑफ मैक्सिको में। तो मैक्सिको में एक पार्टी का नाम था, पार्टी का नाम क्या था? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, मतलब पी आर आई। ये नाम अलग है और ये केस इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म अलग है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ये क्या करती थी? ये हर साल ये हर साल पी आर पार्टी हर साल इलेक्शन को जीत जाती थी। पी आर यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स, मतलब ये हमेशा डर्टी ट्रिक्स यूज करके ये इलेक्शन जीत जाती थी। कैसे? जैसे स्कूल टीचर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स पेरेंट टू वोट पी आर आई पार्टी, मतलब जो वहाँ के स्कूल टीचर्स वगैरह था, ये पी आर आई क्या करता था कि जितने भी स्कूल्स है वहाँ उस स्कूल के टीचर्स को वो इन्फ्लुएंस कर देता था कि आप अपने बच्चों के पेरेंट्स को बोलिए कि वो वोट करें किसको? पी आर आई पार्टी को। ठीक है, दूसरा क्या कारण था जिसके कारण से ये इलेक्शन जीता जाता था? तो इनके ये कंट्रोल, मीडिया पर पूरा कंट्रोल किया हुआ था। मीडिया इसके खिलाफ नहीं दिखाता था, ये मीडिया इसके खिलाफ अच्छा ही चीज़ दिखाता था, जिसके कारण से ये हर साल इलेक्शन जीत जाता था। ठीक है, अब हम लोग ने ये दो टॉपिक जो पढ़ा उसमें हम लोग क्या कंक्लूड किया? व्हाट वी कंक्लूड ऑन दिस टू टॉपिक्स। तो व्हाट वी कंक्लूड, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो डेमोक्रेसी हमारे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो जो होता है इलेक्शन होता है, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई डर्टी ट्रिक्स यूज करके कोई इलेक्शन नहीं जीत जाए, या सिंगल पार्टी का वहाँ पे अगर कोई पार्टी का मेंबर बनना है तो वो किसी भी एक पार्टी का अप्रूवल नहीं चाहिए। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, तो ये सब क्या है? ये हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये लास्ट में मैंने जितना टॉपिक पढ़ाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आपका पॉइंट निकल जाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब हमारा क्या है? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी हमारा वन पर्सन वन वोट, ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है का ही पॉइंट है।
वन पर्सन वन वोट इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। मतलब कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री में, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक एडल्ट सिटीजन का उसका एक वो उस एक पर्सन का एक वोट होता है और उस एक वोट का एक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ना कि देखो जैसे ना कि मैं अगर वोट कर रहा हूँ, या जैसे मोनार्ची, या आपने देखे होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे थर्ड स्टेट पीपल का जो वैल्यू होता था वो कम मिलता था, उसको वोट करने का अधिकार नहीं मिलता था, और जो हमारे फर्स्ट स्टेट को जो था वो पावर ज़्यादा था। लेकिन कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ईच एडल्ट पर्सन के पास वन वोट और उसका वन वोट का एक ही वैल्यू मिलता था, ठीक है। Until 2015 in Saudi Arabia, वोमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। मतलब 2015 तक सऊदी अरब में वोमेन के पास राइट नहीं था वोट करने का। मतलब 2015 तक उस वोमेन के पास राइट नहीं था वोट करने का सऊदी अरब में। लेकिन आफ्टर 2015 वोमेन के पास राइट हो गया था वोट करने का। ये भी बहुत बड़ा केस है, ये आपको आफ्टर ये टॉपिक के में थोड़ा सा मैं बता दूंगा इस टॉपिक के बाद का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि क्यों नहीं था वोट करने का अधिकार वोमेन को सऊदी अरब में, ठीक है। तो ये केस बन जाता है, तो ये केस मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि वोमेन को सऊदी अरब में वोट करने का अधिकार क्यों नहीं था, ठीक है। लेकिन आपको ये एक बात जान लीजिए कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक एडल्ट पर्सन के पास, एडल्ट मतलब द पर्सन हु हैज़ द एज ऑफ 18, मतलब जिसका 18 साल हो गया है वो एडल्ट हो जाता है और उसके पास राइट है वोट करने का। और वोट का कितना वैल्यू होता है, मतलब वन पर्सन वन वोट वैल्यू, ठीक है। हाँ, ये हो गया था। अब एस्टोनिया कहाँ? एस्टोनिया एक रशियन कंट्री है, रशियन माइनॉरिटी फाइंड एस्टोनिया एक कंट्री है, ठीक है। रशिया को पहले क्या बोला जाता था? यूएसएस, माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। मतलब एस्टोनिया कंट्री में रशियन माइनॉरिटी के पास वोट करने का अधिकार नहीं था, उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिलता था। एस्टोनिया क्या है? एस्टोनिया कंट्री है जो यूएसएसआर में, यूएसएसआर मतलब रशियन माइनॉरिटी कंट्री, रशियन माइनॉरिटी को वोट करने का अधिकार नहीं था एस्टोनिया में, फिर ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि एस्टोनिया कंट्री है जहाँ पे रशियन माइनॉरिटी को वोट करने का अधिकार नहीं था। फिजी क्या है? फिजी एक आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड क्या होता है वो आप लोगों को मालूम होगा। फिजी एक आइसलैंड है। वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजी आइसलैंड मतलब क्या होता है? वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट इंडियन फिजी। मतलब इस लैंड का इंडिजिनियस फिजी मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने वेस्ट इंडीज़ के कुछ प्लेयर्स को देख लिया, जैसे सुनील नारायण जैसे वो हमारा इंडियन नाम लगता है, ठीक है। रमेश रामपाल, ये सब हमारा इंडियन नेम है। मतलब क्या है कि उनके जो फादर्स वगैरह जो थे वो इंडिया के थे, लेकिन वो जाकर वो क्या हो गए, बस गए वेस्ट इंडीज़ में। लेकिन उनका जन्म वगैरह जो सुनील नारायण वगैरह है, उन लोगों का जन्म क्या हुआ, वेस्ट इंडीज़ में। उन लोग का क्या उन लोग का जो पास जो वोटर कार्ड वगैरह जो होता है वो सब यहाँ का विंडीज़ का, वेस्ट इंडीज़ का है। तो ये उनके पास राइट्स नहीं है। जो उनका वोट का वैल्यू है ना वो इंडिजिनियस फिजी से कम है। मतलब इंडियन फिजी का वोट राइट इंडिजिनियस फिजी से कम होता है, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब क्या कि आप अगर वहाँ के पर्सन हैं तो आपको वहाँ पे इंडिजिनियस फिजी माना जाएगा। लेकिन आप अगर वहाँ आकर बसे हैं और आपके फैमिली 20 साल 25 साल से रह रहे हैं तो आप क्या इंडियन फिजी, तो आपका वोट वैल्यू क्या हो जाएगा, हैज़ मोर वैल्यू देन दैट इंडिजिनियस वैल्यू। मतलब इंडियन फिजी का वोट वैल्यू कम पड़ेगा किससे, इंडिजिनियस फिजी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये क्या है, हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब हम लोग पॉलिटिकल इक्वालिटी भी यहाँ पर हम लोग नहीं देखे, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हम बसे हुए मेरे पास वहाँ पर सब कुछ मिला हुआ, फिर भी हम लोग को क्या है वो फंडामेंटल इक्वालिटी नहीं मिला, पॉलिटिकल इक्वालिटी हम लोग को वहाँ पे इंडियन फिजी को नहीं मिला था। तो ये था आपका 2-3 टॉपिक समझाया, मतलब शॉर्ट में बेसिस पे मैंने मतलब 2 टॉपिक, 1-3 टॉपिक लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। जो एक और बात मैं बता देता हूँ, जो मैंने लास्ट टॉपिक जैसे हमने पढ़ा था व्हाट इज मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स। तो ये हमारा क्या, ये सब हमारा क्या निकल रहा है, इससे आपको लिए निकल रहा है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम उस केस के बारे में जान रहे हैं और उस केस से रिलेटेड हम लोगों को क्या निकल रहा है,
फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में निकल रहा है। तो यहाँ पर भी एक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी निकला है। तो क्या निकला, ए डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द लीडर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसीजन होता है, जो मान होता है, वो किसी एक जो लीडर्स इलेक्ट होते हैं उन्हीं के द्वारा वहाँ पे कोई भी डिसीजन मान्य होगा। तो मतलब मैं आपको एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है, क्या निकला, एंड डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी निकला। तीसरा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब वन पर्सन वन वोट। मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी एक पर्सन का वन वोट होना चाहिए और वन वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वी विल स्टडी ऑन द सम केस स्टडी ऑल्सो। जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, चाइना के बारे में पढ़ा, मेक्सिको के बारे में पढ़ा, कुछ एस्टोनिया कंट्री के बारे में जाना, फिजी के बारे में जाना, ये सब के बारे में जानकर हम लोग ने आगे बढ़ा। ठीक है, तब आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।